नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस YouTube चैनल पर, जहां पर मैं श्रम निरीक्षक के लिए क्लास लेके आई हूं। लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, जिसमें 15 मार्क्स की आपको श्रम कानूनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। तो उसी में से हम आज पढ़ेंगे श्रम विधियों का इतिहास, जो टॉपिक इतिहास में सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके बारे में, जिसमें आपका श्रम कानून कैसे आए, कैसे इसका विकास हुआ। तो ये पूरी चीज़ें किस में आती है? इतिहास में आती है। श्रम विधियों का इतिहास ऐसे देखने से लगेगा हो सकता है कोई विधि हो, बट ऐसा नहीं है। विधि का अर्थ है कानून। तो जो श्रम के लिए कानून बनाए गए हैं उस पर ये पूरा जो है डिटेल चर्चा रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल नोट्स आपको मिले तो आप हमारे ऐप पे परचेस कर सकते हैं। वहाँ पे पहले ही इसका PDF जो है डाल दिया जाता है। दूसरी चीज़, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जिससे आपको पूरी चीज़ें समझ में आए। और तीसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए। पूरा इस पर जो है क्लास आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं सीधे सीधे। तो जो श्रम विधियों का इतिहास है, यानी कि श्रम कानून है, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपको जो भी श्रम कानून से रिलेटेड फैक्ट मिलते हैं, आप कम से कम उन कानून के साथ डेट को जो है रिकॉर्ड कर लीजिएगा, मतलब नोट करके रखिएगा। ओके, बाकी हमारे ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेस मिल सकते हैं, जिसमें आपका कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, यूट्यूब लेक्चर PDF, जहाँ पे आपको श्रम का भी मिल जाएगा। अभी कोर्सेज जैसे है कॉम्बो कोर्स CGPSC व्यापम का है, मैथ्स रीजनिंग का अलग से है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहता है, DO पढ़ना चाहता है, सभी के लिए है। इवन टेस्ट सीरीज भी सबका अलग अलग है। आप अभी जो है चैनल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। इवन फ्री मटेरियल भी वहाँ पे मिलेगा, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो श्रम विधियों का इतिहास है, यानी कि श्रम कानूनों का इतिहास है, मतलब हमारे भारत की दृष्टि से देखेंगे ज़्यादातर हम, और हमारे भारत में वो कैसे शुरू हुआ और कैसे अब तक का जो रूपरेखा है उस पर ही चर्चा होगी। जैसे भारत में श्रम कानून की अगर हम बात करें तो भारत पहले औपनिवेशिक रहा है। किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का औपनिवेशिक राष्ट्र जब था तब यहाँ कुछ कानून प्रचलित थे जो ऑलरेडी ब्रिटिश जो उस समय के सिविल सेवक है वो लोग बनाते थे। तो भारत में श्रम कानूनों का इतिहास ऐसा नहीं है कि आज का है, वो बहुत पुराना है। और भी अगर बहुत पुराना देखें हम तो सुना होगा आपने कि राजा महाराजाओं के शासन में, है ना, पहले दास प्रथा थी। उसके बाद उन लोगों के साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था और दासों का खरीदी बिक्री वगैरह होता था। तो दास जो थे उस समय, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि आज के जो श्रमिक है वही उस समय के दास थे, जो कि किसी न किसी काम के लिए उपयोग में लाए जाते थे लोगों द्वारा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश शासन आई, ब्रिटिश शासन ने फैक्ट्रियां वगैरह लगाना शुरू किया, बड़े बड़े उद्योग लगाना शुरू किए और वहां पर कामगारों को रखना शुरू किया। जैसे ही कामगारों को रखना शुरू किया तो फिर वो लोग जबरदस्ती काम लेते थे, ज्यादा काम लेते थे। इवन जितना उनका क्षमता नहीं होता था उससे ज्यादा उनको काम करके देना पड़ता था। तो धीरे से क्या हुआ, फिर उनको भी लगा कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको लगा कि हमारे अंदर जो कर्मचारी हैं उन लोग जो है अपने श्रमिकों से जो है काम जो ले रहे हैं वो गलत तरीके से ले रहे हैं, या फिर जो श्रमिक है उनका सही तरीके से जो है उन्नति भी नहीं हो पा रहा है, ना ही सही तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है। या फिर ऐसा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि श्रमिक जो है मान लीजिए काम वगैरह करने में जैसे आनाकानी कर रहे हैं तो फिर फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है। मतलब दोनों संदर्भ में सोचिए ना, ब्रिटिश कोई फैक्ट्री लगाते हैं, मान लीजिए वहां पे काम करने वाले ढंग से काम नहीं करते, पहली चीज। दूसरा चीज, मान लीजिए वो ढंग से काम करते हैं तो वो जिस कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं वो कंपनी वाले ढंग से काम नहीं ले रहे हैं, या तो उनके साथ शोषण कर रहे हैं। तो जो श्रम कानूनों का विकास शुरू हुआ वो सीधा सीधा यही शुरू हो गया कि हम श्रम कानून बना देते हैं, जिसमें श्रमिक को भी डिफाइन कर देंगे, मालिक को भी डिफाइन कर देंगे, कारखाना को भी डिफाइन कर देंगे, सरकार को भी डिफाइन कर देंगे, और सबकी अलग अलग दायित्वों को भी क्या कर देंगे, बांट देंगे, जिससे कि ना एक दूसरे को कोई ओवरलैप कर सके और जो श्रम कानून है वो सबका भला कर सके। ऐसा सोच के श्रम कानूनों का विकास जो है हमारे यहाँ भारत में शुरू हुआ है। ओके, तो श्रम कानूनों को रोजगार कानूनों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये श्रम कानून श्रमिकों पर लागू होते हैं और साथ साथ मालिकों पर, कारखानों पर भी, यानी कि रोजगार के हर एक चीज पर लागू होते हैं।
काम करने वाले लोगों और उनके संगठनों के कानूनी अधिकारों और प्रतिबंधों को ये कानून संबोधित करते हैं। जो काम का आकार वर्ग है, जो काम करते हैं, या वो काम करने वाले लोगों का जो समूह है, उनको क्या क्या अधिकार मिला हुआ है, या उनके लिए क्या क्या प्रतिबंध है ना, कैसा कैसा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजों को बताया जाएगा। श्रम कानून एक नियोक्ता और नियोक्ताओं के समूह और उसके कर्मचारियों के बीच संबंधों को विनियमित करने का भी प्रयास करते हैं। जो चीज मैं बता रही थी ना, श्रमिक, मालिक, कारखाना, यही है। एक नियोक्ता मतलब जो आपकी नियुक्ति करेगा, और नियोक्ताओं का समूह या फिर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो नियुक्ति करता है। इनके साथ अपने कर्मचारियों के संबंध को विनियमित करना, उसको रेगुलेट करने का काम श्रम कानून करता है। अगर श्रम कानून नहीं होता तो जो नियोक्ता या नियोक्ता के समूह हैं, वो जिन कर्मचारियों को नियुक्त करते, वो कर्मचारी भी तो निरंकुश हो सकते थे, या तो वो कर्मचारी हावी हो जाते। तो यहाँ पर नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच एक अंतर संबंध ये कानून स्थापित कर रहा है। हो सकता है इस कानून के माध्यम से कर्मचारियों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो कि आपको ये काम करना है, आपको इतना समय तक काम करना है। मतलब हमारा जो श्रम कानून है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, दोनों के संबंध को रेगुलेट कर रहा है अपने अपने तरीके से। उसके अलावा जो श्रम कानून होते हैं वो कार्यस्थल पर अनेक प्रकार की सुविधा भी देते हैं, जैसे स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामूहिक जो सौदेबाजी होती है, अनुचित श्रम प्रथा है उस पर रोक लगाना जैसे होता है, यूनियनों के प्रमाणन हेतु, है ना, श्रम प्रबंधन संबंध हेतु, या फिर छुट्टी हो गया, सामान्य छुट्टी या वार्षिक छुट्टी हो गया, या काम के घंटे का निर्धारण करना हो गया, या काम की अनुचित समाप्ति से संबंधित कोई बातें हो गई, या न्यूनतम वेतन से संबंधित बात है, या छटनी की कोई प्रक्रिया हो रही उससे संबंधित बात है, या विच्छेद वेतन, है ना, कभी कभी वेतन क्या है रेगुलर नहीं मिलता, बीच बीच में मिलता है, उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दों पर भी श्रम कानून क्या करते हैं, एक प्रकार से संज्ञान लेते हैं। मतलब श्रम कानून ये भी निर्धारित करते हैं कि एक कर्मचारी का क्या हित हो सकता है, क्या उसके साथ परेशानी है जिसको वो दूर कर सके, पूरे चीजों पर संज्ञान आपका श्रम कानून लेता है। इसका मतलब श्रम कानून आपके पूरे अधिकारों और प्रतिबंधों के साथ पूरा तरीके से डील करता है। आपके अधिकार क्या है, आपने किस कंपनी के साथ, किस नियोक्ता के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये पूरे चीजों पर आपको कानून में एक तरीके से बांध के रखेगा ये श्रम कानून। अगर मान लीजिए श्रम कानून नहीं होता तो हो सकता है आपका शोषण बहुत ज्यादा होता, जो कि हो रहा था, है ना। तो ये अधिकार भी देता है, कुछ प्रतिबंध भी देता है। तो दोनों चीजों के साथ साथ, ताकि कोई भी निरंकुश ना हो, ना कर्मचारी न नियोक्ता, ये दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए काम करता है, और विशेषकर कर्मचारी के हितों के लिए तो बहुत ज्यादा काम करता है। भारत में बहुत सारे कानून है वैसे तो, लेकिन केंद्र सरकार के लगभग 44 श्रम संबंधी कानून हैं, जिनमें से 29 कानून को 4 नए श्रम संहिता में समेकित वर्तमान में किया गया है। ओके, जो वर्तमान के कानून है नए, जो कि आपको मिलेंगे अपडेट के साथ। ओके, अपडेट के साथ मतलब अब जितना अभी लेटेस्ट में आया है उसका एक अलग आएगा, उसका पूरा मिलेगा, जो 4 में कैसे डाला गया है। ठीक, वैसे तो अभी मैं बता दूं बहुत सारे हमारे यहाँ लगभग 128 130 के आसपास श्रम से संबंधित कानून है, परंतु इसका 44 जो श्रम विधि है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहा जाते हैं। ओके, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ, जिसमें हम जानते हैं कि श्रम कानूनों की उत्पत्ति आखिर कारण क्या रहा है। श्रम कानूनों की उत्पत्ति का मेन कारण रहा है श्रम नियोक्ताओं द्वारा जो श्रमिक वर्ग है उसका अतिशोषण। उन्होंने क्या किया, जैसे व्यक्तिगत श्रम की जो योग्यता है उसका लाभ उठाया। श्रमिक वर्ग में अगर एक व्यक्ति की जो योग्यता है उसका पूरा लाभ उठाया, और उससे उस श्रमिक से निवेश से भी उच्चतम लाभ की मांग की। मतलब जितना वो श्रमिक पर पैसा लगा रहा है उससे भी उसको ज्यादा लाभ चाहिए। तो एक नियोक्ता एक श्रमिक को पहली चीज उसकी योग्यता का पूरा फायदा उठा रहा है, दूसरा चीज जितना उसको पैसा दे रहा है उससे ज्यादा उसका काम मांग रहा है। मतलब दोनों चीजों में क्या हो रहा है, एक श्रमिक का शोषण हो रहा है। तो एक ये भी कारण था। दूसरा था पूंजीवादी सिद्धांत, जो कि सीधा सीधा बात करता था जोखिम और अधिकार का, या हायर एंड फायर की नीति का। मतलब आपको अगर वो पैसा लगाया आपसे काम लेगा, हायर एंड फायर मतलब उसको अगर लगता है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो आपको फायर कर देगा। तो इसमें इस कानून से आता क्या था, या इस सिद्धांत से क्या आता था, इस पूंजीवादी सिद्धांत से, इस पूंजीवादी सिद्धांत से दो ही चीज निकलती थी, मालिक और नौकर की अवधारणा। यानी कि जो व्यक्ति आप पर शासन कर रहा है, हुकूमत कर रहा है, वो आपका मालिक है और आप उसका जुल्म सह रहे हो, यानी कि क्या हो, आप
नौकर हो। तो जो मालिक नौकर का जो कॉन्सेप्ट था वो हायर एंड फायर और आपका जोखिम और अधिकार की इसी पूंजीवाद सिद्धांत से आया था और ये बहुत ही बेकार था। और अगर आप मान लीजिए किसी नियोक्ता के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हो या अनुबंध किए हो, तो ये अनुबंध उस समय लिखित नहीं होता था कि दोनों साइन किए रहे, ये मौखिक होता था और नियोक्ता को पूरा अधिकार मिल जाता था कि अगर थोड़ा सा भी इसका उल्लंघन हो तो श्रमिकों पर मुकदमा चलाया जा सके, क्योंकि श्रमिकों के पास तो कोई लिखित साक्ष्य होता नहीं था ना। तो ये अनुबंधों की शर्तों का जो है चूंकि मौखिक थी तो श्रमिक भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे तो वो समझ नहीं पाते थे, तो श्रमिकों पर ही मुकदमा चलाया जाने लग गया। अब ये पूरा शोषण जो है श्रमिकों पर ही ज्यादा होने लग गया। तो श्रम कानून आए, श्रम कानून ने निर्धारित किया दोनों के अधिकारों को, दोनों के प्रतिबंधों को, और इनका उद्देश्य स्पेशली कर्मचारियों को उन नियोक्ताओं के शोषण से बचाना था जो कि इस पर हुकूमत चलाते हैं, योग्यता से ज्यादा लाभ लेते हैं, उच्चतम लाभ उससे प्राप्त करते हैं, ताकि नियोक्ता का जो शोषण है वो कम किया जा सके, जितना हो सके कर्मचारियों को नियोक्ता से शोषण से बचा सके। यही श्रम कानूनों का उद्देश्य रहता है। क्योंकि आप एक जो है कल्याणकारी राज्य में रहते हैं जहां पर सभी वर्गों को न्याय मिलना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो जब आप सभी वर्गों का न्याय करोगे तो श्रमिक वर्ग भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। शासन के अंतर्गत श्रमिक वर्गों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शासन के हर एक काम में श्रमिक वर्ग जो है भागीदार होते हैं कहीं ना कहीं तरीके से उनके निर्माण कार्यों में। तो फिर राज्य की नीति निर्देशक जो आपका सिद्धांत है उसके अंतर्गत कर्मचारियों को भी न्याय मिलना चाहिए। तो यही सोचकर कर्मचारियों को नियोक्ता के शोषण से बचाया जा सके और हमारे जो कल्याणकारी राज्य के जो सिद्धांत है उसको प्रगतिशील सामाजिक दर्शन में बदला जा सके, यानी कि एक प्रकार से उस सिद्धांत को व्यवहारिकता प्रदान की जा सके, इसके लिए ये श्रम कानून जो है आए। तो ये याद रखना, श्रमिक वर्ग का क्या अतिशोषण से बचाने के लिए आया है ना। भले ये लंबा चौड़ा है परंतु ये आपके समझाने के लिए, आपके पढ़ने के लिए मैंने इसको बनाया है ताकि मैं आपको हर एक पॉइंट को क्लियर कर सकूं। डिटेल में पढ़िए ताकि आप जब कूट वाले क्वेश्चन बनाए तो आपको परेशानी ना हो, वरना आप फंस जाओगे। ओके, तो इसके लिए बिल्कुल आप मेरा नोट्स ले सकते हैं, वहां पे और भी चीजें में नोट्स है जो मैं एक्स्ट्रा भी डालते रहती हूँ वहां पे। ओके, देख लीजिएगा। चलिए आधुनिक श्रम कानूनों का अब इतिहास पढ़ते हैं कि कैसे श्रम कानून बने। पहले बात करें तो श्रम कानूनों का इतिहास आज का नहीं है, समथिंग 125 साल पुराना है। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि 1850 से पहले का ही समझ लो आप, है ना। तो बहुत ही ज्यादा ये पुराना है कह सकते हैं, मतलब एकदम ज्यादा पुराना, उससे भी पुराना है ना। 1850 से 1890 इस बीच में ही जो है हमारे यहाँ भारत में पहली बार कानून वगैरह आए थे, है ना। और उसके बाद अभी वर्तमान में 2020 तक 22 तक के कानून आते रहे हैं। तो ये बहुत पुराना है, या ऐसा कह सकते हैं हम इसको डायरेक्ट चाहे तो 150 साल पुराना है ना। तो दोनों ही ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन तो कभी पूछेगा नहीं। देखिए जब हमारे यहाँ शुरू हुआ था, हम भारत की बात करते हैं तो शुरुआत में हमारे यहाँ भारत के कानूनों को मान्य नहीं किया जा रहा था। हमारा भारत का कानून मान्य होता है जब हम 1900 के बाद जो है काम करेंगे, है ना। 1900 जो सन आएगा उसके बाद जब काम करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो हमारे यहाँ जो बने हैं वो पूरा मेन ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बने हैं ज्यादातर चीजें। तो 1900 के बाद जो काम हुए हैं ना उसको हम ज्यादा मान्य करते हैं। तो हमारे यहाँ श्रम कानूनों का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है, 125 साल से भी ज्यादा पुराना है ना। यानी कि आपका कह सकते हैं आप 19वीं शताब्दी के समय हुआ था। होता क्या है, सबसे पहले 1850 में जिस समय हमारे यहाँ ईस्ट इंडियन कंपनी का शासन रहता है, अप्रेंटिस अधिनियम शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, अप्रेंटिस अधिनियम सबसे पहले भारत में कब शुरू हुआ था। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछते 1850 में, जिसने अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर काम खोजने की अनुमति दी थी। इस अप्रेंटिस जो अधिनियम था, इसने कहा कि जो अनाथ बच्चे हैं वो 18 साल की आयु तक काम खोज सकते हैं, ऐसा कहा गया। उसके बाद जो ब्रिटिश भारत था उसमें सबसे पहले श्रम कानून आया 1864 में, बॉम्बे फैक्ट्री अधिनियम के रूप में। जब 1864 आया यानी कि यहाँ पर क्राउन का शासन था, ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो फैक्ट्री, बॉम्बे फैक्ट्री अधिनियम आया।
फिर 1878 में भारतीय कारखाना अधिनियम आया, जिस पर 1881 में कुछ संशोधन भी किए गए भारतीय कारखाना अधिनियम में। फिर उसके बाद 1919, यही से शुरू होगा आपका मेन काम। 1919 में एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसको कहा जाता है आईएलओ। अगर आपने अभी तक आईएलओ का वीडियो नहीं देखा है, यानी कि आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने ये डाला हुआ है। ओके, पूरा डिटेल है उसमें। तो 1919 में जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई तो जितने भी श्रम कानून जो भी देश बनाए, वो दुनिया भर में जितने भी देश ने कानून बनाया उस सब को मजबूती मिला। यही कारण है कि मैंने ये जो इतिहास को 125 साल से भी ज्यादा पुराना बताया आपको, है ना। तो ऐसा कह सकते हो कि 1900 के बाद ही ज्यादातर ये चीजें हुई। 1900 के बाद से ज्यादा शुरू क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास आया प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के समय बहुत ज्यादा शोषण हुआ। फिर उसके बाद हमारा एक नया संघ आया जो कि श्रमिकों की हित की बात करता 1919 में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे कानूनों का प्रचलन कंटिन्यू चलता गया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 1850 में अप्रेंटिस अधिनियम आया था जो 18 वर्ष तक के बच्चों को काम खोजने की अनुमति देता था। 1864 में बॉम्बे फैक्ट्री अधिनियम आया था। सारे का डेट के साथ याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन सही जोड़ी में या डायरेक्ट पूछ दे। 1878 भारतीय कारखाना अधिनियम आया। 1881 में संशोधन होकर कारखाना अधिनियम आया। 1919 आईएलओ की स्थापना हुई। उसके बाद और भी कानून आए, जैसे आपका दिसंबर 1967 में, है ना, एक संदेश आया जिसमें आईएलओ जो है मजदूर श्रम सम्मेलन 1957 की जो है पुष्टि की और उसके अनुसार कदम उठाए और बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1967 में, है ना, एक विशेष संदेश में बताया कि आईएलओ जो कि मजदूर श्रम सम्मेलन 1957 में जो रखा गया था, उसके अनुसार बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के लिए जो है ठोस कदम उठाए जाने हैं। तो अभी तक हमने नहीं उठाया है, तो अब क्या करेंगे, हम भी एक कदम उठाएंगे। तो पहले ही ये बात चल रही थी बाल श्रम और बंधुआ मजदूर को समाप्त करने की, क्योंकि भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु 1967 में भारत सरकार ने एक विशेष संदेश में बताया कि हम भी इसको पालन करेंगे। उसके बाद जो है श्रम विवादों में जो सरकारी हस्तक्षेप है उसके लिए जो है श्रम कानूनों को ही संज्ञान में रखा गया, और स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे कानून बने जो श्रम से संबंधित या आपको सामाजिक सहायता से दिलाने के संबंधित अनेक प्रकार के कानून थे। और ये सारे कानून कहीं ना कहीं तरीके से शोषण मुक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम बने हैं। ब्रिटिश जो सिविल सेवक थे उन्होंने भी बहुत सारे कानून बनाए इसी बीच में, जैसे आपका मुआवजा अधिनियम 1923 आता है, भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 आता है, वेतन भुगतान अधिनियम, इसको ध्यान रखिएगा, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 आता है। उसके अलावा बहुत सारे अधिनियम जितने भी आए सब में ब्रिटिश मॉडल के अनुसार उन लोग जो है बनाते गए अपने अपने तरीके से। ये वेतन भुगतान अधिनियम को हो सकता है क्वेश्चन उठा दे। उसके बाद श्रमिकों और अधिकारों के कल्याण पर अनुबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हमने लाया अनुबंध श्रम अधिनियम 1970। श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण पर, है ना, अनुबंधों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण, मतलब श्रमिकों के साथ क्या है, नियोक्ता लोग अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे जिससे कि श्रमिकों के कल्याण और अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, और हम वो नकारात्मक प्रभाव से बचाने के लिए श्रमिकों के लिए अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 लेके आए। तो इसका डेट पूछ सकता है। और ये जो अधिनियम है उन सभी अनुबंधों और समझौतों पर रोक लगाकर बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम सहित सभी प्रकार के जो जबरन श्रम है उस पर भी रोक लगाता था। मतलब ये अधिनियम ऐसा था जहां पर अगर किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार का जबरन जो है श्रम लिया जा रहा है या उसे बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है तो उन पर क्या करता था, कार्यवाही करता था, उन समझौतों पर, उन अनुबंधों पर रोक लगाता था, जो हमारा अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 था। बात करें अगर भारत में श्रम कानूनों के इतिहास को, तो इन सब को देखते हुए हम 4 चरणों में डाल सकते हैं। जैसे 1850 से 1914, है ना, इस समय ही शुरू हुआ। फैक्ट्री कानून में धीरे धीरे संशोधन होने शुरू हुए, या कह सकते हैं शुरुआती चरण कब था, 1850 से 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद ही तो ज्यादा इसका विकास शुरू हुआ है। 1919 जब आईएलओ की स्थापना हुई, 1938 तक इस समय राजनीतिक आकार लेना शुरू कर रहे थे। जो मजदूर वर्ग थे वो एक प्रकार के ग्रुप बनाना शुरू कर दिए।
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से द्वितीय विश्व शुरू हुआ, उसके बाद से लेकर 1970 के दशक तक तीव्र श्रमिक आंदोलन हुए और राजनीतिक परिवर्तनों की अवधि है। ये राजनीतिक परिवर्तन की अवधि मतलब श्रमिकों का आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ा और उसके अनुसार राजनीति में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, सरकार के दृष्टिकोण में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और 1974 के बाद तो पूरा विधियों का शुरू हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं बरसात शुरू हो गई, मतलब विधान की शुरुआत। विधान मतलब 1974 के बाद एकदम से बहुत ज्यादा कानून वगैरह का एकदम बाढ़ सी आ गई उस। तो ये आप जो है 1850 से 1914, 1919, 1938 तक, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 70 के दशक तक और 70 के दशक यानी 1974 के बाद से अब तक का ले सकते हो। ये 4 चरणों में आपको मिल जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, भारत सरकार ने जो अपना 1967 का संदेश था उसमें ही बताया था कि हम भी जो है बाल श्रम और बंधुआ मजदूर श्रम के लिए कानून बनाएंगे। जो बाल श्रम बंधुआ मजदूर श्रम किसमें, तो घरेलू सेवा के लिए जो बच्चों को रख लिया जाता था ना, वो प्रथा चलती थी, उनको समाप्त करने के लिए हम कदम उठाएंगे, ये भी बताया था। वो वहां पे पॉइंट को यहाँ पे डाला गया है, सेम है ना, वो भी बाल श्रम में प्रयास करेंगे। अब 1957 से ILO ने बोला हुआ था, 1967 में जाकर हम प्रयास कर रहे हैं, तो भारत ने बोला कि हम भी इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे करके। और इसने भारत ने अपनी पहली उपलब्धि भी हासिल की। 1976 में कानून आया था बाल श्रम पर, जिस पर एक और कुछ चेंजेस करते हुए बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में लेके आए। पहले शुरुआती 1976 में था, परंतु मेन कानून जो है जो बनता है वर्तमान में आज जो प्रचलित है वो ये है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। अभी हम इसी को मानते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य था कि जो कारखाने, खदान या कोई भी खतरनाक रोजगार है वहां पर 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका नियोजन नहीं किया जाएगा, उनके नियोजनों पर रोक लगा दी जाएगी। इवन इस अधिनियम में अनेक प्रकार के जो खतरनाक व्यवसाय है उनको अधिसूचित किया गया है, जहां पर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन पर भी रोक लगा दिया गया है। पहले 14 वर्ष तक था, फिर किशोर लोगों के लिए जो आपका अधिनियम आया, निषेध और विनियमन अधिनियम, उसके बाद 18 से कम उम्र के हर एक बच्चों का जो नियोजन है खतरनाक व्यवसायों पे नहीं होगा, ऐसा कह दिया गया। जैसे बम वगैरह बनाने वाला है या आपका पटाखा वगैरह है जहां पे नुकसान हो सकता है, वहां पर बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भारत ने बाल श्रम और बंधुआ मजदूर श्रम पर जो है कानून बनाने के लिए कब सहमति दी? 1967 में। पहला जो आपका मेन कानून जो आया है वो आपका बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 था। ये कब आया डायरेक्ट पूछ सकता है, बाल श्रम पर कानून। दूसरा, बाल श्रम कानून में कितने वर्ष के बच्चों के नियोजन पर रोक है? तो 14 वर्ष, और खास करके खतरनाक व्यवसायों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर रोक है। मतलब नॉर्मली जो आपका खदान व कारखाना है वहां पे 14 वर्ष तक है, और अगर खतरनाक रोजगार है, खतरनाक व्यवसाय है, तो 18 वर्ष तक आप वहां पर बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते। ओके। भारत में कुल 6 प्रकार के कानून मिलेंगे श्रम कानून। पहला है औद्योगिक संबंध पर कानून, मतलब उद्योगों संबंधित, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। पहला एक कानून क्या है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। दूसरा है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 जो ब्रिटिश कानून है। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946। इसको आपको याद करना पड़ेगा, कुछ खास को याद कर लेना। मैं लगभग सबको दे रही हूँ जो मुझे ठीक लगा। मजदूरी पर कानून, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मजदूरी अधिनियम का भुगतान है, बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान है। उसके बाद श्रमजीवी पत्रकार मजदूरी दरों का निर्धारण अधिनियम 1958 है ना। रोजगार की स्थिति पर कानून, जैसे ये भी IMP है। कारखाना अधिनियम 1948, वृक्षारोपण श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961 है ना। निजी सुरक्षा एजेंसियां विनियमन अधिनियम 2005, बीड़ी और सिगार कामगार रोजगार की शर्तें अधिनियम 1966, ठेका श्रम अधिनियम है ना, विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो उसमें मिलेगा आपको। इसमें से जो काम कहे, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम है ना, इस तरीके से, या कारखाना अधिनियम, इसका एक डिटेल हम लोग जो है लेक्चर लेंगे। खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में आया था। बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976, मैलड होने वाले को रोजगार और शुष्क शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम 1973, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक
रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम 1996, ये इंपॉर्टेंट है। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996, डाक वर्कर्स है ना सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण अधिनियम 1986, डाक वर्कर्स रोजगार और विनियमन अधिनियम 1948, खतरनाक मशीनों पर विनियमन अधिनियम 1983, सिने वर्क्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स रोजगार का विनियमन जो अधिनियम है 1981। उसके बाद समता पर भी कानून है, समानता में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको जो है कानून में मिलेगी, इंपॉर्टेंट कानून है जो समानता पे है। ओके, उसके साथ साथ आपको मिलेगा समाज के वंचित वर्गों के लिए, जैसे बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, बच्चे श्रम गिरवी रखना है ना अधिनियम 1933, सामाजिक सुरक्षा पे जैसे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1973, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938, बीडी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1976, बीडी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1976 है ना, अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष अधिनियम 1946, चूना पत्थर डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1972, लौह अयस्क खदानें मैग्नीज अयस्क खदानें और क्रोम अयस्क खदानें श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1976, घातक दुर्घटना अधिनियम ये काम का है 1855, सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, ये कुछ कानून हैं जो प्रचलित है भारत में, इंपॉर्टेंट है। तो 6 अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट के रखा गया है। कम से कम 10 कानून ऐसे जो है आपको मैं बता दूंगी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, चलो कुछ कानूनों को आज पढ़ लेते हैं। जैसे जबरन श्रम का उन्मूलन, आपसे जबरदस्ती काम ले रहा है तो उस श्रम का उन्मूलन करने के लिए कानून आया 1957 में। इसमें जाति व्यवस्था का एक उत्पाद अधिनियमित किया गया था। मतलब समझिए जाति व्यवस्था में क्या होती थी, आप किसी विशेष वर्ग से जबरदस्ती काम करवाते थे, तो उनके लिए स्पेशली आया था। और भारत सरकार ने फिर इस पर जो है जो जबरन श्रम है उस पर रोक लगा दी। इवन 1974 में एक जो है भारत सरकार एक पार्टी के रूप में उभरी है अपनी बात रखने में। पार्टी के रूप में उभरना मतलब 1974 में एक सम्मेलन में जो है जो सम्मेलन हुआ था ILO का, वहां पर एक पार्टी बन गया। ये कैसी पार्टी, जो जबरन श्रम का उन्मूलन करने के लिए पक्षकार है। तो 1957 में आया था श्रम उन्मूलन का जो अधिनियम है 1957। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1951, ये क्या बताएगा, सबको समान पारिश्रमिक मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1951 बताता है कि रोजगार या वेतनमान में धर्म जाति लिंग है ना, ये बोलते हैं ना हम, तो ऐसी धर्म जाति लिंग और देश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो लिंग में महिला पुरुष को समान वेतन, कोई भी धर्म का है समान वेतन, कोई भी जाति का है ना, या देश के आधार पर तो भी आपको समान वेतन ही मिलेगा अगर कोई समान काम आप लेते हो। इस अधिनियम में महिलाओं के लिए पदोन्नति में भी समान अवसर दिया गया, जैसे पुरुष के लिए था तो महिलाओं को भी समान अवसर दिया गया। उसके बाद समान पारिश्रमिक अधिनियम जो 1951 है उसमें कई बार संशोधन भी हुआ, जिसमें कि एक हालिया संशोधन 2006 में हुआ था, परंतु आपको याद रखना है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1951 में ही बनाया गया था। उसके अलावा खान अधिनियम 1952 की बात कर लेते हैं। तो खान श्रमिकों के लिए जो स्वास्थ्य सुरक्षा और कल्याण की बात करेगा। खान मतलब जो उत्खनन से रिलेटेड है वो सभी चीजें आ जाएंगी, जैसे बोरिंग, बोरवेल, तेल का कुआं, सहायक क्रूड कंडीशनिंग प्लांट, सॉफ्ट ओपन कास्ट वर्किंग या कन्वेयर, ये सभी चीजें आ जाएगा, कन्वेयर वगैरह ये सारी चीजें आ जाएगा। उसके बाद ठेका श्रम विनियमन उन्मूलन अधिनियम 1970, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठेका श्रम वाले में बता दूं, ठेका श्रम रोजगार विनियमित करने और कुछ परिस्थितियों में अगर कोई मामला सामने आता है, मतलब ठेका श्रम में क्या है, कोई भी प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के रोजगार को एक तो चलाना है पहली चीज, और दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसको चलाने में तो उसके उन्मूलन के लिए क्या करना है, प्रयास करना है, प्रावधान करना है। तो ठेका श्रम विनियमन उन्मूलन अधिनियम में यही बताया गया है कि किस प्रतिष्ठान में किस प्रकार का ठेका दिया जाएगा, उसके बाद उसका विनियमन कैसा किया जाएगा, उनके काम को कैसे हैंडल किया जाएगा, सारी चीजें मिलेगी।
और इसमें ये जो नियम है वो 20 या इससे अधिक ठेका श्रमिक अगर नियुक्त करता है तो वो सारे प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ये पॉइंट आपको पूछा जा सकता है कि ठेका श्रम और विनियमन उन्मूलन अधिनियम 1970 कहाँ पर लागू होता है, तो 20 या उससे अधिक अगर आप ठेका श्रमिक नियुक्त करते हो तब लागू होगा। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी तो सरकार को परामर्श देने के लिए केंद्र और राज्य में सलाहकार बोर्ड भी गठन किए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ठेका वाला काम जो है ज्यादातर सरकार ही देती है, इसलिए सरकारों को परामर्श देने के लिए सलाहकारी बोर्ड भी लिए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 वाला को पढ़ लेते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम बहुत बार आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1976 वाला को पढ़ लेते हैं। तो एक समान जो है आपको वेतन मिलेगा, है ना, स्थानांतरण प्रशिक्षण पदोन्नति में समान आरक्षण मिलेगा, वही बात किया गया है। उसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत जो उपयुक्त सरकार है ना, वो केंद्र सरकार ही समान पारिश्रमिक अधिनियम में उपयुक्त सरकार होगा, और ये उपयुक्त सरकार जो है पूरा प्रयास करेगी किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। तो यहाँ तक हम जो है इस चीज को समान पारिश्रमिक अधिनियम को लेके चले हुए हैं। ओके, अगर मैं बता दूं, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे थे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा आपको। श्रम विधियों के इतिहास पे कुछ खास नहीं है, बस आपको ये बताना है कब कब कैसे कैसे कानून आए हैं। एक थ्योरी सा पार्ट है, जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो डायरेक्ट कानूनों से बनेंगे, तो उस पर ही ज्यादा फोकस हम करेंगे। ओके, संविधान में कैसे है, किस अनुच्छेद में किस प्रकार से प्रावधान है, इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं, सीजीपीएससी नॉलेज हब अनेक प्रकार के अपने कोर्सेज संचालित करता है, जो आप अपने हमारे ऐप को डाउनलोड करके आज ही परचेस कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के, जैसे सीजीपीएससी सीजीएफएम कॉम्बो कोर्स है ना, जिस कोर्स की वैलिडिटी के अनुसार उसका प्राइस है, आप ले सकते हैं। इंग्लिश का, साइंस का, उसके अलावा आपका एडीओ का, या फिर आपका बाल अलग से जो मैं ओनली पीडीएफ मटेरियल के लिए जो या प्रैक्टिस सेट के लिए जो रखती हूँ, जैसे आपका हॉस्टल वार्डन या श्रम में जो अलग से है, वो सब के लिए। एक चीज और मैं बता दूं, जो लोग कॉम्बो कोर्स परचेस करते हैं उनके लिए जो नोट्स अलग से, अगर कई बार क्या होता है किसी एग्जाम में नया सिलेबस डाल दिया जाता है, तो वो सारे सिलेबस के नोट्स वहां पर उनको फ्री में मिल जाएंगे, उनको अलग से प्रैक्टिस करने के लिए अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि श्रम वाला है, तो जैसे वो कॉम्बो कोर्स आज खरीदे हैं तो भी उनको श्रम वाला उनके साथ में फ्री मिलेगा। कल को कोई एक्ट वाला आता है तो एक्ट भी फ्री मिलेगा, अलग से उनको पढ़ने के लिए खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी सुविधाएं हैं। आप अभी जो है ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री में भी बहुत सारी चीजें मिलते रहती हैं, तो आपको ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। ओके, चलिए अभी के लिए हम इसको ओवर करें। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।